R1250, वो भी लद्दाख में। जहाँ पे ऑक्सीजन के लिए इंसान तक परेशान हो जाते हैं, ये तो मशीन है। सो हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम चैनल ऑफ तुरुक मैक्टो व्लॉग्स। आई एम तुरुक मैक्टो एंड लेट्स राइड टू यूनाइट। तो एक बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन सा क्वेश्चन है, R1250 वो भी लद्दाख में क्यों? क्योंकि ये एक बड़ी बाइक है, हैवी बाइक है, तो लोगों को ऐसा लगता है इसको हैंडल करना और लद्दाख जैसी जगह पे इसको ले जाना इज़ नॉट वर्थ इट। ये बाइक जो बनी है हाईवेज के लिए बनी है, क्रूजिंग के लिए बनी है, एडवेंचर के लिए नहीं है ये। तो यहाँ पे मैं आज ना आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि R1250 इज़ अ मशीन जिसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, वो चाहे लद्दाख हो, चाहे केरल हो, कन्याकुमारी हो, चाहे असम हो, बस हाँ आप इसको हैंडल कर पाओ। क्यों ले जा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंटरनली समझाऊंगा। तो अगर आपको इंटरनली इसके इंजन के बारे में समझने में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो में बने रहो। आपको बॉक्सर इंजन अंदर से कैसे काम करता है वो बता दूंगा, और R1250 में ऐसी क्या खासियत है कि ये लद्दाख में, कन्याकुमारी में, असम में कहीं पे भी ऑप्टिमल परफॉर्म करता है। मतलब इसमें कोई कमी आपको फील ही नहीं होगी। आप चाहे मुंबई में इस गाड़ी को चलाओ सी लेवल पे जहाँ पे ऑक्सीजन भर भर के है, चाहे आप लद्दाख में इसको चलाओ जहाँ पे ऑक्सीजन के लिए इंसान तक परेशान हो जाते हैं, ये तो मशीन है, तो वहाँ पे भी इसका परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं आएगा। तो ऐसा क्या होता है? तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि लद्दाख में मैंने क्या फ़ील किया इस बाइक के बारे में, फिर समझेंगे कि इंटरनली एक्चुअली होता क्या है, किस वजह से R1250 इज़ परफॉर्मिंग ऑप्टिमल। तो अगर मैं अपने लद्दाख ट्रिप की बात करूँ तो लद्दाख में मैंने इसे हाई पासेस पे चलाई है, लाइक खारदुंगला पास गया मैं, चांगला पास गया मैं, काकसांगला पास गया मैं, बारालाचा पास गया हम। तो मतलब 15,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर ये सारे पासेस जितने मैंने नाम लिए 15,000 फीट से भी ऊपर है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हवा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाती है, ऑक्सीजन बहुत ही कम है वहाँ पे। मोस्टली इंसानों को प्रॉब्लम हो जाती है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है। तो ये सब चीज़ें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से होती है, और मोस्टली जो होती है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। और बाइक जो होती है, बाइक को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन पहले मैं बाइक के बारे में बता दूं आपको। मैंने एक भी पास पे, किसी भी सिंगल पास पे बाइक के परफॉर्मेंस में ड्रॉप देखा ही नहीं। चाहे वो फर्स्ट गियर पे मैंने बाइक चलाई, चाहे सिक्स्थ गियर पे बाइक चलाई, फोर्थ गियर पे बाइक चलाई, कहीं पे भी मुझे प्रॉब्लम महसूस ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मैंने इसके इंजन के बारे में जब रिसर्च किया तो मुझे समझ में अच्छा, तो ये बात थी जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं हुआ। मैंने बाइक को अप्रॉक्सीमेटली 160 की स्पीड में चलाया लद्दाख में, जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, वहाँ पे ये बाइक 160 पे भाग रही थी। लोगों की बाइक चोक ले लेती है, बंद हो जाती है। मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने घर पे गाड़ी चला रहा हूँ या लद्दाख में गाड़ी चला रहा हूँ। आपने देखा होगा कि किस हिसाब से ये बाइक भाग रही थी, और कहीं पे भी बाइक ने कोई शिकायत नहीं दी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, चाहे वो फिज़िकली हो गया, किसी भी तरीके से कोई शिकायत नहीं रही बाइक से। तो मुझे अगर कोई कहता है कि BMW R1250 GS इज़ नॉट फॉर लद्दाख, आई कैन चैलेंज यू बड़ी। देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको कि लद्दाख जैसे ट्रेन के लिए अगर आप R1250 या फिर बॉक्सर इंजन की बाइक, BMW की बाइक सोच रहे हो, जैसे 1300 GS आ गई है, बिल्कुल मत सोचो, बेफिक्र होके ले लो। क्योंकि आगे जो मैं समझाने वाला हूँ ना, उसको अगर आप लोग समझ गए तो बस इतना समझ जाओ कि आप 1250 उठा लोगे। और नहीं उठा रहे हो, अगर आपके पास, आपको बाइक लेने का शौक़ है और आप बजट रखते हो, तो आप R1250 या 1300 के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे। तो चलो अब समझते हैं कि इंटरनली ऐसा क्या होता है इस इंजन में कि ये इंजन हर जगह परफॉर्म करता है, कहीं पे भी इसके परफॉर्मेंस में ड्रॉप डाउन आपको नहीं दिखेगा। उसका रीज़न क्या है, क्या अंदर स्पेसिफिकेशन है, क्या इलेक्ट्रॉनिकली चेंज हैं, क्या फिजिकल इसके इंजन में क्या चेंजेस हैं, क्या इसका ब्रेन कैसे काम करता है, BMW का ब्रेन क्या है, वो सब मैं आपको समझाता हूँ। बहुत जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे आप देख सकते हो ना, BMW R1250 कम्स विद अ बॉक्सर इंजन, मतलब बड़ा सा इंजन होता है। इसके पिस्टन जो होते हैं वो वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, इसके अंदर पिस्टन ऐसे चलता है। पिस्टन क्या होता है? पिस्टन ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके इंजन को रोटेशन प्रोवाइड कराने के लिए। और रोटेशन कैसे प्रोवाइड कराता है पिस्टन? देखो, आप फ्यूल डाल रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो अपनी गाड़ी में। पेट्रोल क्या होता है? जलता है, एक इन्फ्लेमेबल मटेरियल है पेट्रोल, बहुत ही ज़्यादा तेज़ से जलता है। तो अंदर होता है क्या है कि पेट्रोल को यूज़ कैसे किया जाता है? अंदर पेट्रोल को जलाया ही जाता है, इंजन के अंदर पेट्रोल जलता ही है। और किसी भी चीज़ को जलने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है?
ऑक्सीजन। मतलब कोई भी चीज़ तभी जलेगी जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो चीज़ें जलेंगी नहीं। तो अपने एयर में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन है? 21% ऑक्सीजन है। तो एक टर्म होता है AFR, बाइक के टर्म में AFR होता है एयर फ्यूल रेशियो। तो जो एयर फ्यूल रेशियो होता है वो ऑप्टिमल होना चाहिए बाइक के अंदर पेट्रोल को कंबंसन करने में। पेट्रोल जलता है, वो एक बूम प्रोवाइड करता है। जो एयर फ्यूल रेशियो होता है वो हमेशा एक ऑप्टिमल रेशियो में होना चाहिए, तभी आपका जो फ्यूल है और जो पेट्रोल है वो मिल के एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। मतलब जब भी ये गड़बड़ होगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़, या तो आपको पावर की कमी हो जाएगी या तो धुआं ज़्यादा आने लगेगा बाइक से। तो AFR जो होता है, एयर फ्यूल रेशियो जो होता है, वो आपका हमेशा ऑप्टिमल होना चाहिए। कि पहले के जो गाड़ियाँ होती थी ना, उनमें कार्बोरेटर होता था। तो कार्बोरेटर का काम क्या होता था कि वो एटमॉस्फेयर से एयर लेता था, टंकी से आपके पेट्रोल लेता था, एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन करता था और फिर वो इंजन तक भेजता था, एयर और फ्यूल को टुगेदर। अब की जो बाइक्स हैं, न्यूली जो बाइक्स हैं, वो फ्यूल इंजेक्शन पे काम करती हैं। वो देखो अब किसी कार्बोरेटर पे डिपेंड नहीं करते, वो फिजिकली हैंडल नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल होता है कि एटमॉस्फेयर से कितना हवा लेना है, कितना नहीं लेना है। तो ये सब चीज़ें होते हैं। फ्यूल इंजेक्शन में ये होता है कि आपका जो होता है ना, चीज़ें अब फिजिकली नहीं हो रही हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं। पहले कार्बोरेटर वाले गाड़ियों में क्या होता था कि सीसोर एरिया में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते थे। जैसे ही एल्टीट्यूड हाई होता था, गाड़ियाँ जो होती थी ना, वो बंद होना स्टार्ट हो जाती थी, पावर ड्रॉप हो जाता था, धुआं देने लगती थी, इनफैक्ट गाड़ियाँ चढ़ती नहीं थी। लेकिन अब फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ियाँ आ रही हैं तो उनमें ये दिक्कत नहीं है। तो अब होता क्या है कि जब आपका फ्यूल इंजेक्शन के थ्रू, चूँकि BMW R1250 और बहुत सारी बाइक्स जो हैं वो फ्यूल इंजेक्शन पे काम करती है, तो फ्यूल इंजेक्शन के थ्रू जैसे ही इंजन पे पेट्रोल और एयर गया, वहाँ पे होता है आपका स्पार्क प्लग। आपने सुना होगा स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग का काम ही होता है कि वो स्पार्क जनरेट करता है, और स्पार्क जहाँ जनरेट होगा वहाँ पे क्या होगा, आग लगेगी। तो एक स्पार्क जनरेट होता है, आग लगती है, जगह कम है, जो वहाँ पे विस्फोटक पदार्थ कह लें हम, क्योंकि वो पेट्रोल और एयर जो होता है ना, वो एक तरीके से बॉम्ब का काम करता है अंदर। उसके पास जगह कम है, तो देखो आप जब बॉम्ब होता है ना आपका, वो बहुत ही ज़्यादा टाइट बारूद को जो होता है, जो गन पाउडर होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा टाइटली बांधा जाता है एक एरिया में और उसको जलाते हैं। क्योंकि उसके पास जगह कम है, बहुत ही ज़्यादा टाइट है, तो वो ब्लास्ट कर जाता है अपनी जगह को निकलने के लिए वहाँ से, तो वो ब्लास्ट कर जाता है। आप देखते हो पटाखे फट जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपका जो जैसे गन हो गया, चाहे या पिस्टन हो गया, इसके चारों तरफ का जो मटेरियल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि ये बम फटता तो है लेकिन ये उसका कुछ कर नहीं पाता है। तो ये करता क्या है कि वहाँ पिस्टन होता है, वो पिस्टन को आगे ढकेल देता है। तो पिस्टन जैसे ही आगे गया तो पिस्टन से लगा होता है रोटेटर है, वो रोटेटर क्या करता है, रोटेट करता है। तो दोनों तरफ से दो पिस्टन है BMW R1250 में, एक साथ ब्लास्ट हुआ दोनों। देखो अब चीज़ें ना मैकेनिकली एडजस्ट हो रही हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली नहीं, मैकेनिकली हो रही हैं कि अलाइनमेंट ऐसा किया गया है कि दोनों एक साथ ब्लास्ट आएगा स्पार्क प्लग से, एक साथ रोटेट करेंगे, एक साथ दोनों पिस्टन ऐसे आएंगे और वो रोटेशन मारेंगे। तो ये होता है आपका अंदर। अब देखो कि एयर फ्यूल रेशियो, चलो फ्यूल इंजेक्शन के थ्रू हो गया, ये सब चीज़ें, एयर आ गई वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंटरनल है, गियर बॉक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आखिर R1250 में ऐसा क्या है कि ये लद्दाख में भी इसको एयर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जब R1250 आई थी ना, तो इसके एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा आपने देखा होगा शिफ्ट कैम टेक्नोलॉजी, शिफ्ट कैम टेक्नोलॉजी, शिफ्ट कैम टेक्नोलॉजी। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। शिफ्ट कैम जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है, इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों को कंट्रोल करता है। जो BMW R1250 का ECU है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जिसको ब्रेन कहते हैं BMW का, वो क्या करता है, शिफ्ट कैम को कंट्रोल करता है। और शिफ्ट कैम क्या है कि वो देखता है कि एयर जो आपके सराउंडिंग में एयर है उसमें ऑक्सीजन कितना है, वो एयर थिन कितनी है, और उसके हिसाब से वो आपके बाइक के अंदर एयर को इंजेक्ट करता है। मतलब एयर फ्यूल रेशियो जो मेंटेनिंग का काम है वो शिफ्ट कैम के थ्रू हो रहा है। अब वो चूँकि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज कर रहा है चीज़ों को, तो होता ये है कि वो एटमॉस्फेयर को चेक करता है, उसके हिसाब से आपके बाइक के अंदर एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन होता है। तो इससे एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई कि अब आपका हवा थिन हो, अगर हवा में ऑक्सीजन है तो ये बाइक क्या करेगा, एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन करेगा और आपकी बाइक वैसे ही चलेगी जैसे यहाँ चल रही है। तो ये सारा शिफ्ट कैम का कमाल है भाई। ये R1250 का परफॉर्मेंस बेहतर क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है इसका शाफ्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी। ये चेन से नहीं चलता, ये शाफ्ट से चलता है। और शाफ्ट जो होता है ना, वो जितना पावर उसको इंजन से मिल रहा है वो मैक्सिमम पावर को ना टायर्स तक पहुंचा देता है। जहाँ आप चेन की बात करो तो आपका पावर लॉस होता है चेन वगैरह में, इसमें नहीं होता। शाफ्ट जो होता है वो
मैक्सिमम पावर को जो होता है वो टायर तक पहुंचाता है। जहाँ पे बाकी बाइकें जो होती हैं वो सांस नहीं ले पाती हैं, वो स्टार्ट नहीं हो पाती हैं, ये जो भाई साहब हैं ये रोर करते हैं। -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ये बाइक एक बटन में स्टार्ट हो गई थी। मतलब गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती हैं लोगों की, फ्यूल जो होता है वो डेंस हो जाता है। वहीं पर वही एयर फ्यूल रेशियो वाली बात आ गई कि जब ठंडा इन्वायरमेंट होता है ना तो फ्यूल जो होता है वो डेंस हो जाता है। और फ्यूल कम गया आपके इंजन पे, एयर ज़्यादा गया तो वहाँ पे भी दिक्कत आएगी। और एयर फ्यूल रेशियो मेंटेन करने का काम जो होता है ECU और शिफ्ट कैम का काम हो जाता है। तो शिफ्ट कैम जो होता है वो एयर फ्यूल रेशियो को इतना ऑप्टिमली मैनेज करता है कि आपको इस गाड़ी में कोई कमी फील ही नहीं होगी पावर की। मुझे तो नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं चला एक्चुअली। मैं लद्दाख में गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं नैनीताल या फिर शिमला जैसी जगह पे गाड़ी चला रहा हूँ। बस हाँ, एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग है। मुझे खुद से प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे बस अपने बारे में चिंता करनी थी, बाइक की चिंता नहीं करनी थी। लद्दाख में मुझे ये फील हुआ कि अगर आपने बाइक अच्छे से सर्विस कराई है ना, आपकी बाइक अगर वेल मेंटेन्ड है तो आपको बस अपनी चिंता करनी है, बाइक की चिंता मत करो, वो अपने आप को संभाल लेगी। दिस वॉज ऑल अबाउट GS एडवेंचर परफॉर्मेंस इन लद्दाख एंड टरेन लाइक लद्दाख। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना। और मैंने कोशिश किया है कि बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ इंजन को, स्पेसिफिकेशंस को, और जो चीज़ मुझे लगेगी कि आपको समझाना चाहिए मैं आपको समझा दूँगा। तब तक के लिए चलते हैं। तो रुक मत, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा।